नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द एस्पिरेंट के अंदर। मैं संदीप मलिक और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आपको जो हमारी पिछली वीडियो है जो कि हमने अभी कुछ दिन पहले अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ाया था, वो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसके अंदर आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत मैं वास्तविकता में इतना बड़ा या इतना वास्ट टॉपिक नहीं मान के चलता, पर इससे एसएससी ने और टीसीएस ने लगातार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछते हैं और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसलिए हमें इसके फैक्ट्स भी पता होने चाहिए और ये टॉपिक हमें याद भी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि पहले तो इसे अच्छी तरीके से समझ लें, इसके नोट्स बना लें और उसके बाद इसे डे बाय डे आप एक बार जरूर 5 मिनट उठा के देखें और इसे याद कर लें, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा छोटे पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पूछ लेगा कि जो भारत का संविधान बना है उसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा किस चीज से लिया गया है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा: भारत शासन अधिनियम, जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान या ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा या एग्जैक्ट अगर मैं कहूं फैक्ट अगर आपको पता होगा तो आप उसका आंसर दे पाओगे, वरना आप इसके अंदर बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगा सकते। तो अगर अपनी भाषा में हम लोग बात करें तो बात सीधी सी ये है कि जो भारत का संविधान बना, अगर आप लोगों को नहीं पता कि भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान के बारे में और पॉलिटी जो हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है, जिसे अगर आप पढ़ते चलेंगे तो सीडीएस तक आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। उसके लिए आप मेरी जो पहली वीडियो है जो हमने अभी 2 दिन पहले डाली है उसे आप देख सकते हैं। ये आई जो ऊपर आ रहा है, आई बटन आपके ऊपर आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने बाई चांस वो वीडियो मिस कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। संविधान एक कानून की किताब आप मान के चल सकते हैं, जिसके अंदर कायदे और कानून लिखे हुए हैं कि कैसे एक देश काम करेगा। संविधान का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जिससे कानून की सरकार बनाई जा सके, ना कि लोगों की। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ, अगर हम लोग ये चाहते कि चुनाव करवा लिए जाएं या किसी भी तरीके से देश का कोई एक राजा बना के इकट्ठा कर दिया जाए या एक कोई राजा बना के आदमी खड़ा कर दिया जाए, वो अपनी इच्छा से पूरे देश को चलाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि अंग्रेज हमारे ऊपर डाल के गए थे क्या, भारत शासन अधिनियम। ये भारत शासन अधिनियम वो अधिनियम था जो अंग्रेज लेके आए थे, 1935 में इसको लेके आए थे। और ये वो अधिनियम था जिससे जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटेन से बैठ के भारत के अंदर कैसे कोई चीज चलेगी, कैसे पूरी प्रक्रिया होगी, वो सब कानून नियम कायदा जो था वो सब इसके अंदर लिखा हुआ था। तो वो लोग इसे छोड़ के चले गए, पर उन लोगों ने कहा कि भाई अब देख लो, हम आजाद कर रहे हैं, अब आप देख लो आप आगे क्या करोगे, कैसे कैसे अब आपको क्या बनाना है। तो हम लोगों ने जब अपने संविधान का निर्माण किया, जब संविधान सभा बैठी और जब अपने संविधान के बारे में बात हुई, जब हमने प्रस्तावना बनाई, प्रस्तावना पत्र हमने देखा, सब कुछ देखा, तो उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें अपना संविधान बनाना है तो क्या हम अपनी मर्जी से बनाएं? नहीं। जो उस समय के जो लोग थे, जो मैं हमेशा आपको कहता है और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि उन लोगों की हमें इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने हाई इंटेलेक्चुअल पर्संस थे कि उन्होंने इतना ध्यान दिया कि पहले ऐसा करते हैं, अगर हमें संविधान बनाना है तो बाकी देशों ने जो संविधान बनाया हुआ है पहले उठा के उसे स्टडी करते हैं कि किस किस देश के अंदर कैसे कैसे शासन चल रहा है। और मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको भी ऐसा करना है, आपको भी अगर जिंदगी में कोई काम करना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि बाकी लोग उस काम को कैसे कर रहे हैं, ताकि मैं आपको कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा, ना हमने अपने संविधान के अंदर कोई चीज डायरेक्ट कॉपी की है, ताकि हम लोगों को पता चल सके, हम लोग देख सके। देखिए, एक दिमाग होता है, 2 लोगों का दिमाग 2 लोगों का दिमाग होता है। जो आइडिया आप सोच सकते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता, और जो 5 लोग मिलकर आइडिया सोच सकते हैं वो एक अकेला इंसान कभी नहीं सोच सकता। आगे बढ़ते हैं। हमने जो संविधान बनाया, संविधान के बाद हमने जो संविधान के अंदर चीजें लिखी, जो हमारे टोटल आर्टिकल्स हैं, वो टोटल आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं? 395 आर्टिकल्स हमारे पास टोटल है। 395 आर्टिकल्स हमारे पास टोटल हैं। और इन 395 आर्टिकल्स को जो सूची इसके अंदर बनी है वो बनाने के लिए जो हमने इस्तेमाल किया वो अलग अलग देशों का संविधान था। उसके अंदर जो जो चीजें हमें लगती थी कि हमारे देश के अकॉर्डिंग है, जो हमारे देश के अंदर चल सकती है, हमने वो चीजें अपने संविधान के अंदर इंक्लूड करते चले। तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट जो कई बार एग्जाम में एसएससी में भी पूछा गया और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया,
कि भारत का जो संविधान बना है, जो मैंने अभी रिपीट किया था क्वेश्चन, भारत का संविधान बना है उसमें सबसे ज्यादा भाग इनमें से किसका लिया गया है, कौन से देश का या कहां से सबसे ज्यादा पार्ट लिया गया है? तो इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा पार्ट लिया गया है, जो कि है टोटल का 250, यानी 395 अगर पूरी आर्टिकल्स हैं तो उसके अंदर में से 250 आर्टिकल सिर्फ 1935 से लिए गए हैं, और बाकी की जो चीजें हैं वो हमने अलग अलग देश से लिए। तो ठीक है, भारत शासन अधिनियम से देख लेते हैं हमें क्या क्या मिला है। भारत शासन अधिनियम 1935 से जो चीजें हमें मिली हैं उसके अंदर नंबर 1 है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये है कि एक फेडरल सिस्टम हमारे पास है कि कैसे हमारी कार्यपालिका काम करेगी। उसके अंदर राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होगा और केंद्र सरकार का भी प्रतिनिधित्व होगा। उसके अंदर कौन कौन लोग बैठेंगे और पूरी प्रक्रिया की प्रोसीजर क्या होगा, वो चीजें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। भारत शासन अधिनियम मैंने आपको बताया ये वो अधिनियम है जो आजादी से पहले अंग्रेज लेके आए थे, ताकि भारत के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके, या कह सकते हैं कि उसे चला सके। दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं, कार्यपालिका की शक्ति, वो न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका की शक्ति का मतलब, न्यायपालिका क्या होती है आप लोगों को पता होगा, जो हमारे कोर्ट्स होते हैं उसकी जो शक्ति है, मतलब ये कैसे निर्धारित होगा कि कोर्ट के पास कितनी शक्तियां, क्या असीमित शक्तियां एक व्यवस्था को दी जा सकती हैं? क्या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या एक पर्टिकुलर मेंबर को पूरी ज्यादा शक्तियां दी जा सकती हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनके हाथ में सारी पावर है? नहीं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो वो तानाशाही हो जाएगी, और भारत के अंदर लोकतांत्रिक देश है भारत के अंदर लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया हुआ है, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। तो जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसके अंदर न्यायपालिका के पास कितनी शक्ति रहेगी वो कौन बताता है? वो बताता है भारत शासन अधिनियम 1935। ओके, इससे हमने ये चीज ली है। उसके बाद बात करते हैं सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम से बैठे रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आने वाली वीडियो में इतने अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि डेफिनेशन के बारे में मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप किसी से बहस करेंगे या किसी के साथ आपकी डिबेट होगी या आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो मैं आपको इतने एग्जाम्पल देके एक चीज समझा दूंगा कि आपको डेफिनेशन तो बिल्कुल रट जाएगी वीडियो देखते ही, कि आप डायरेक्ट बता सकते हो कि हाँ ये चीज ये होती है, इस आदमी का ये काम होता है, इस आदमी का ये काम होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लोक सेवा आयोग। जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि जो हमारी यूपीएससी है, उसका जो नियम लिया गया वो कहां से लिया गया? वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग जिसके अंदर अलग अलग तरीके के अधिकारी बनते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस जो बनते हैं, वो जो यूपीएससी है वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जर्मनी का संविधान। अब जर्मनी का संविधान जो संविधान है उससे भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, उनमें से जो बिल्कुल प्रमुख है, मैं अभी जो आपके सामने ये सब चीजें लिख के आया हूं, मैंने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं जिससे डायरेक्ट एसएससी ने कोई ना कोई या तो प्रश्न पूछा है या पूछे जाने की संभावना है। हम सारी चीजें इतनी खोल के नहीं पढ़ेंगे यूपीएससी लेवल पे, क्योंकि आपको सबके बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको करना है, आपको सब्जेक्टिव नहीं लिखना है। तो इसीलिए जो बिल्कुल मेन पॉइंट है वो चीज हम लेके चलेंगे। जर्मनी का जो संविधान है उससे हमने ली है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध से क्या मतलब है? आपातकालीन उपबंध से यह है कि जब भी आपातकाल लगेगा देश में, जब भी इमरजेंसी की घोषणा होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो, यानी कि कोई देश भारत पे आक्रमण कर दे, भारत के पास पैसा खत्म हो जाए, या बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल, या देश के अंदर कुछ ऐसा माहौल बन जाए जिससे कि देश के अंदर दंगे होने लगे, किसी भी प्रकार का अगर आपातकाल लगता है, तो उसके अंदर हमारी सरकार या हम लोग या हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो कैसे काम करेगी, इसके जो नियम है, जो इसके कानून है संविधान के अंदर, वो लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। जो आपातकालीन उपबंध हमने लिए हैं वो लिए हैं जर्मनी के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, पूर्वी सोवियत संघ का संविधान, इसे आप लिख सकते हैं रूस, जो अब रूस के नाम से जाना जा सकता है, यानी यूएसएसआर से जो हमने लिया है, जो पहले यूएसएसआर कहा जाता था पर अब रूस कहा जाता है, उससे हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य को आप मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है, मूल कर्तव्य क्या है और मूल अधिकार क्या है, दोनों चीजें आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो एक देश के नागरिक को मानने चाहिए।
मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं ये कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो देश के नागरिक को मानने चाहिए। चाहिए से यहां क्लियर होता है कि ये किसी के ऊपर आप थोप नहीं सकते, या अगर किसी ने इनका पालन नहीं किया तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। आप ये नहीं कहेंगे कि ये मैंडेटरी है, बस हाँ ये कह दिया है कि हाँ अगर एक आपका देश है, एक प्रिफरेबल कंट्री है जिसके अंदर आप लोग बंधुत्व की भावना से रहना चाहते हैं, तो ये कुछ एटिकेट्स हो सकते हैं या ये कुछ ऐसे अदब के तरीके हैं जिससे एक नागरिक को पेश आना चाहिए, या ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक नागरिक को अपने देश में करनी ही चाहिए। ये वो चीजें हैं। पर दोबारा मैं अपना पॉइंट रिपीट करता हूं कि मूल कर्तव्यों के पालन ना करने पर आपको कोई अदालत में खड़ा नहीं कर सकता या आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कहां इनका जिक्र है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आने वाले चैप्टर में। ठीक है, हमें क्लियर हुआ भारत शासन अधिनियम से हमने क्या लिया, हमें क्लियर हुआ जर्मनी का संविधान से हमने क्या लिया, हमें क्लियर हुआ पूर्वी सोवियत संघ यानी कि रूस से हमने अपने संविधान के अंदर क्या क्या लिया। तो अब हम देखेंगे कि जापान से हमने क्या लिया है, जापान से हमारे संविधान ने क्या लिया है। तो इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि जापान ने जो हमें दिया है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो कोई भी टॉपिक है ये किताब से भी तो कवर कर सकते हैं, हमें वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। तो वीडियो देखने की ये ज़रूरत है, अगर आप टीचर से पढ़ेंगे तो आप इसका मतलब समझ पाएंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप अगर किताब से इसे पढ़ने गए ना तो फिर आप इसे किताब में खोल के देखेंगे, इसे एक बार पढ़ेंगे, आपकी समझ नहीं आएगा, आप या तो इसे रट लेंगे या किताब बंद कर देंगे, आप दो ही काम करेंगे। पर अगर आप इसे एक बार समझ लेंगे तो दोबारा समझने में या दोबारा इसे रिवाइज करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें कहा है जापान ने क्या दिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई विधेयक लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, जब भी कोई विधेयक लाया गया, हमने कोई भी कानून बनाना है या हमने कोई भी कानून बना के तैयार किया। अब जब हमने कोई भी कानून बना के तैयार कर दिया, उसकी जांच कौन करेगा, न्यायालय उसकी जांच करेगा कि भाई वो किस तरीके से बनाया गया है, क्या वो वैलिड है या नहीं। अच्छा, फैसला कौन करेगा कि कोई कानून बनाया वो वैलिड है या नहीं। अगर हम फैसला नहीं करेंगे, अगर उस जो हमने कानून बनाया उसे अगर रीचेक नहीं करेंगे, तो इसका मतलब तो ये है कि जो हम बात कर रहे थे अभी प्रधानमंत्री के बारे में, हमने कहा था कि अगर एक भी व्यक्ति के पास अगर पूरी की पूरी आज़ादी या पूरी शक्ति चली जाएगी तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो तानाशाही है। तो अगर हमने अपनी पार्लियामेंट को इतनी सारी ज़्यादा शक्ति दे दी तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट भी तो तानाशाह बन सकती है। तो इसी के लिए उसे चेक करने के लिए कौन चेक करेगा, उसे चेक करेगा न्यायपालिका, यानी न्यायालय उसे चेक करेगा। तो यही चीज हमने जापान से ली है कि अगर कोई भी प्रक्रिया, कोई भी कानून अगर हमने बनाया है और वो किस तरीके से बनाया है, क्या वो सही है या वो गलत है, तो उसकी जांच कौन करेगा, न्यायालय करेगा। और वहीं यहां बताया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब न्यायालय के पास ये अधिकार जापान का जो संविधान है उससे जो हमने अपने संविधान में लिया है कि अगर कोई कानून बनेगा तो न्यायालय ये देखेगा क्या उसे बनाते समय उचित विधि का उपयोग हुआ है या नहीं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है। और इसकी डेफिनेशन अगर आप सर्च करने जाएंगे तो पूरा आप YouTube खंगाल लेना, आपको इसकी डेफिनेशन नहीं मिल सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है कनाडा की। कनाडा ने हमें, मतलब कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है अपने संविधान के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 आता है सरकार की संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, संघीय व्यवस्था का मतलब ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर राज्य भी होगा और केंद्र भी होगा। मतलब आपको पता है कि ये अगर हमारा पूरा देश है तो इसके अंदर दो चीजें, ये छोटे छोटे हमारे राज्य हैं इसके अंदर, और ये एक हमारा सेंटर है जो बिल्कुल केंद्र में बैठा हुआ है। अभी संघीय व्यवस्था का मतलब क्या है, निर्णय लेने की शक्ति या जो टोटल पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसे किसी एक पर्सन को नहीं दिया गया। ना तो राज्य ही हर चीज के ऊपर कानून बना सकता है, ना ही हमारा सेंटर हर चीज के ऊपर कानून बनाया गया है। इसीलिए हम लोगों के पास एक संघीय व्यवस्था है, जिसका मतलब क्या है कि शक्ति का हमने दो लोगों के बीच में बंटवारा कर दिया। किस किस चीज के बीच में, एक राज्य के बीच में, एक केंद्र के बीच में। तो हमें कनाडा से मिला है सरकार की संघीय व्यवस्था, यानी कि संघ की व्यवस्था, यानी हमने शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। ये पॉइंट आपको दोबारा कंफ्यूज करेगा। इसे अगर बुक के अंदर सर्च करेंगे आपको मिल तो जाएगा, पर आपको इसका मतलब नहीं समझ आएगा। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या है, अवशिष्ट का मतलब ये है, आपको पता है 2-3 तरीके की सूची होती है, एक राज्य सूची, एक केंद्र सूची होती है, और एक होती है वो सूची, कौन सी, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा तीसरी प्रकार की सूची कौन सी है, जिसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों ही
अपना वो कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं जिसके ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। तो हमारे पास 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य के अधिकार में जो कानून आएगा वो राज्य बनाएगा, केंद्र के अधिकार में जो आएगा वो केंद्र बनाएगा। जो इस सूची के अंदर मामले हैं उन पर राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी बनाया जा सकता है। पर एक बात याद रखिएगा, अगर दोनों के पास अधिकार है और दोनों के अधिकार क्षेत्र में ऐसे कानून बनाने की शक्ति आ रही है कि एक ऐसा टॉपिक फंस गया जिसके अंदर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा, तो अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि किसका कानून ऊपर रखा जाएगा, तो हमें प्राथमिकता हमेशा केंद्र के कानून को देंगे। अब ये अवशिष्ट शक्ति का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई टॉपिक ऐसा फंस जाता है जो ना तो राज्य की सूची में है, ना केंद्र की सूची में, ना समवर्ती सूची के अंदर है, उस टॉपिक के ऊपर जो कानून बनाएगा वो केंद्र है। ये चीज इसके अंदर क्लियर लिखी हुई है, ये चीज हमने ली है कनाडा के संविधान से। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 3, संघ तथा राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अभी जो चीज हमने यहां पे बताई कि फेडरल सिस्टम जो यहां पे लाया गया उसकी वजह से क्या हुआ, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया, यानी संघ और राज्य के बीच में जो शक्तियां हैं वो बट गई, वो चीज बट के और वो चीज अलग आ गई, दोनों के पास शक्तियां अपनी अलग अलग हो गई। अब किसी एक के पास शक्तियों की प्राथमिकता नहीं रही। ठीक है, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि केंद्र के पास कुछ मायनों में अधिक शक्ति है कि अगर कंपेयर किया जाए, पर केंद्र एक पूरी बड़ी व्यवस्था है, आपको ये भी समझना पड़ेगा। राज्यों को समान रखने के लिए, यानी आप एक चीज समझिए, अब इतने सारे राज्य हैं, किसी एक राज्य को अगर प्राथमिकता दे देंगे तो उसके अंदर भी तो भेदभाव हो जाएगा, इसलिए केंद्र को ये शक्ति दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट मैं सोचता हूं कि अब आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया जहां के कंगारू बहुत फेमस है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने नंबर 1 जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है वो क्या लिया है, 7वीं अनुसूची। जितने भी अनुसूची हैं और जितने भी अनुच्छेद हैं मैं आपको सब कुछ याद कराऊंगा। अगली वीडियो आने वाली है, बहुत जबरदस्त वीडियो है, क्लास के अंदर ही आपको याद हो जाएगा। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो मैंने अभी अभी बताया कि जिस इस सूची के अंदर जितने विषय होंगे उन पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, उसे कहते हैं हम समवर्ती सूची। तो 7वीं अनुसूची की जो समवर्ती सूची है वो कहां से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये चीज हमने अपने संविधान के अंदर जोड़ी है। अगला पॉइंट, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना क्या है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, हमारी पहली वीडियो आ चुकी है। अब तक अगर नहीं देखी है तो अभी जाके उसे देखें, जब ही ये क्लास समझ में आएगी। लिंक आपको ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर लीजिए और यहां से आपको लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र और राज्य के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा, किसे प्राथमिकता दी जाएगी और क्या शक्तियों का आवंटन होगा और दोनों एक दूसरे के साथ किस प्रकार का संबंध बनाएंगे, ये चीजें हमने कहां से लिए, ये लिए हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये मेन पॉइंट है, आप इसे मार्क कर लें और इसे जरूर याद रखें। आगे चलते हैं। ये अगर मैं पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूं तो सबसे नंबर 1 ये कि सबसे ज्यादा पार्ट हमने कहां से लिया है, तो नंबर 1 क्वेश्चन तो ये, और अगर नंबर 2 क्वेश्चन बनता है तो नंबर 2 क्वेश्चन बनता है यहां से, और यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है यहां से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के ऊपर अलग वीडियो आएगी, ये अलग टॉपिक है, पर मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो तत्व हैं जिन्हें लेके संविधान के अंदर, यानी संविधान सरकार को ये आदेश देता है कि भैया कोई भी कानून बनाओ तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाना। और ये कुछ सुविधाएं हैं जो हम दे रहे थे, पर जिस समय हमारी आजादी हुई, जिस समय हम आजाद हुए, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी पड़ने की वजह से हम ये चीज पूरी नहीं कर पाए या ये वादे हम पूरे नहीं कर पाए। तो तुम इस चीजों का ध्यान रखना और अगर आगे हो सके तो इन चीजों को आप लागू करना। और एक बात और याद रखें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कि जैसे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, ऐसे ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बातें लिखी हुई हैं, परंतु मौलिक अधिकारों के हनन के ऊपर आप न्यायालय में जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बात लिखी हुई है अगर उनकी पालना सरकार नहीं कर सकती, अगर सरकार उसकी पालना नहीं करती तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, आपके पास न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है। ये बात आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पद्धति, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। अब देखिए, हमने दुनिया भर के जो बेस्ट देश थे उनका संविधान पूरा खंगाल दिया। अमेरिका से हमने बहुत सारी चीज ली हैं
और आपको पता है कि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च है, पर हमें पता है कि यहाँ जो एंड की पावर जो दी जाती है ना वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। ब्रिटेन के अंदर हमें पता है कि महारानी के पास सारी पावर है। तो हमने ऐसा नहीं करा कि किसी के अगर सही भी है तो वो भी उठा लो, गलत है तो वो भी उठा लो, नहीं, जिसका जो सबसे बेस्ट है हमने उस देश के संविधान से वो चीज ली है ताकि हम जो बना रहे हैं ना वो दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट बने। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन किस प्रकार से होगा, निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, कौन सी विधि होगी, प्रत्यक्ष होगी या अप्रत्यक्ष होगी, वो लिए हमने आयरलैंड के संविधान से। आगे बढ़ते हैं अमेरिका। अमेरिका से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, पर ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। इन पॉइंट को याद रखना जरूरी है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले भी बना है और अब भी इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब तो पॉलिटी से इतने मिनिमल क्वेश्चन आते हैं कि अगर 3-4 शिफ्ट चल रही है और उनमें से किसी एक शिफ्ट को आसान बनाना है तो वो पॉलिटी के जो डायरेक्ट क्वेश्चन रखते हैं या तो प्रेम्बल से रख देते हैं या भारतीय संविधान के प्रमुख स्त्रोत से रख देते हैं, या आपसे डायरेक्टली कोई आर्टिकल या अनुच्छेद पूछ लेगा या ये पूछ लेगा कि राष्ट्रपति इनमें से किसे निर्वाचित कर सकते हैं या इसका कार्यकाल कितना है। सिर्फ ऐसे मिनिमल क्वेश्चन आते हैं। तो हमें ना तो ज्यादा लंबी बात करनी है, ना तो हमें यूपीएससी वाले लेवल पे चलना है और ना हमें बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज पे चलना है। अब करना क्या है, इसे मैं जब आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, जो नोट्स बनेंगे एक बार उसे रिवाइज करना है, हो सके एक बार लूसेंट से इसे देख लेना, और उसके बाद एक बुक आती है लूसेंट की ऑब्जेक्टिव टाइप बुक, या फिर कोई भी प्रैक्टिस बुक अगर आपके पास हो तो उससे इस टॉपिक को साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करते चलना, जिससे कि पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन आए हो वो सारे के सारे आपको क्लियर हो जाए। तो फिर इस टॉपिक से आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो एग्जाम के अंदर आए पर आप उसे टैकल न कर पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या लिया है, अमेरिका से लिया है हमने मौलिक अधिकार। देखो भैया ये है बहुत बड़ी बात। अमेरिका के अंदर सबसे बढ़िया बात यह थी कि कुछ अधिकार प्राप्त थे। अब हमने क्या सोचा, भैया हमें तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिए। किसने नहीं दिए, अंग्रेजों ने हमें भैया बिल्कुल अधिकार नहीं दिए। हमें देखा है ना, तुम लगान दो, लगान मूवी तो देखी है ना आप सबने, देखा है ना कितना जोर जबरदस्ती, कितना मतलब अपनी मनमानी, ये कहते हुए रोलेट एक्ट आपने देखा होगा, सारी चीजें, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने देखा होगा, ये कहते हुए कि हम व्हाइट मैन हैं, हम मतलब आपको सुधारने आए हैं, हमारे पास व्हाइट मैन बर्डन है, हमारे कंधों पे एक ऐसा बोझ है कि हम ही जो गोरे लोग हैं वही आपके मतलब आपको सुचारू रूप से चला सकते हैं। ऐसी मानसिकता भारतीयों की बना दी थी। भारतीयों के पास कोई अधिकार नहीं छोड़ा था। ये कह देते थे कि हाँ देखो भाई सीधी सी बात है, आपने कोई गुनाह किया, हम आपको पुलिस स्टेशन लेके आए हैं, यहां से हम आपको न्यायालय ले जाएंगे। पर वहां जाके हमें भी पता है और आपको भी पता है कि होता क्या था। इंडियंस की कोई नहीं सुनता था, कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए जब हमारा संविधान बना सबसे पहले बात यह ध्यान में रखी गई, प्रस्तावना के अंदर भी जो बात ध्यान में रखी गई वो ये है कि हमें हर प्रकार का न्याय मिले और हर प्रकार की आजादी मिले। इसीलिए जो हमने सबसे बेस्ट चीज अपने अंदर ली है संविधान के अंदर वो है मौलिक अधिकार। अमेरिका से लिया है हमने मौलिक अधिकार। पॉइंट नंबर 1 याद रखने वाली चीज है और याद हो भी जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद ठीक है, इतना समझ में आया। अब मौलिक अधिकार के बारे में तो हमें पता चल गया कि ठीक है भाई हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमें बहुत अच्छी चीज है और ये हमारे याद होगी। अब उसके बाद हमें क्या मिला है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कितनी यूजफुल चीज है। अगर आपके पास जो मौलिक अधिकार है अगर उनका कोई हनन करता है, हम करें या सरकार करे, कोई भी करे, तो हमारा बचाव कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय हमारी रक्षा करेगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय वाली जो बात हमने ली है वो किससे ली है, हमने अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी न्यायपालिका जो काम करेगी वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर करेगी, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नियम कानून बन चुका है उसकी अगर विवेचना देनी है वो ठीक है या गलत है तो सरकार के दबाव में आके न्यायपालिका अपना फैसला नहीं बदलेगी कि भैया इस पे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हैं, अब हमें देखना पड़ेगा कि हम इसे हाँ कहें या ना कहें। इसी चीज से बचने के लिए हमने क्या लिया, हमने लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई कुछ भी कहता रहे, किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी आपके कान के अंदर चलती रहे, पर एक बात का ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया है ना, उन लोगों को बिल्कुल पूजनीय मानो और उनके लिए अपने मन में थोड़ी रिस्पेक्ट लेके आओ कि इन लोगों ने हमारा इतना भला सोचा। नहीं तो आज के टाइम पे जैसे राजनीति चलती है, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा मतलब यह है कि न्यायपालिका कोई भी कार्य करेगी तो बिल्कुल स्वतंत्र होकर करेगी। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ये है 1975 की इमरजेंसी। इसके अंदर क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने रात ही रात में
इमरजेंसी घोषित कर दी थी और घोषित करते ये बात कही गई थी जैसे उन्हें खतरा महसूस हुआ कि अब उनके खिलाफ कोई ना कोई केस हो सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप कहीं पे सर्च करके पूरी कहानी पढ़िएगा या मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कानून पारित करवाने के बारे में सोचा, जिस कानून में इन्होंने लिखा हुआ कि कोई व्यक्ति अगर एक दिन के लिए भी अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना है तो पद छोड़ने के बाद भी उस पर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो याद रखिएगा, अगर हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं होती और उसकी शक्तियों के अंदर ये चीज नहीं आती, तो भैया उस दिन मामला फंस गया था। फिर तो जैसे जैसे कार्यपालिका चाहती अपनी मर्जी करती, कोई ना उसे रोकता ना कोई उसे टोकता, फिर तो ये काम हो जाता। आप धरना भी देते, आप धरना देके करते क्या? जब सरकार ही कानून बनाने वाली है और वो नहीं सुनेगी, आप करते क्या? अब तो आपके पास अधिकार है कि आप कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, आप कोर्ट को सबसे बड़ी पावर मानते हैं, है ना यही बात। पर यहां इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऐसी ऐसी चीजें ला दी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को एक दूसरे के समक्ष लाके खड़ा कर दिया कि ना ये गलत कर सकता ना ये गलत कर सकता। अगर ये गलत करेगा तो इसे ये रोकेगा और ये गलत करेगा तो इसे ये रोकेगा। किसी भी एक के हाथ में पावर नहीं दी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 2 पॉइंट हमारे क्लियर हैं, तीसरा पॉइंट भी हमारा क्लियर है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से मेरा मतलब यह है, संविधान मैंने आपको बताया कानूनों का संग्रह, जिसका आशय यह है कि हम कानून की सरकार बनाए, ना कि लोगों की सरकार। कानून की सरकार का मतलब यह कि हर व्यक्ति समान हो और हर व्यक्ति के लिए समान अधिकार और समान कानून हो, जिसके अंदर समान तरीके की तो उन्हें सब्सिडी दी जा सके और समान तरीके की उन्हें सजा दी जा सके। अब संविधान की सर्वोच्चता का मतलब यह है कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई क्वीन है, कोई रानी है और कोई विशेष व्यक्ति है या कोई सलमान खान है या कोई कुछ और है, तो वो अगर कोई गलती करे तो भैया उसे सजा नहीं होगी, पर तुम तो पकड़े जाओगे, तुम तो पेल दिए जाओगे। ऐसा नहीं होगा इसके अंदर। इसका मतलब क्या है कि कोई अपने घर में कलेक्टर भी है ना, तो सीधी सी बात यह है भैया कि वो धर लिया जाएगा अगर कुछ गलत करेगा तो। सीधी सी बात यह है, कानून सबसे बड़ा है, संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान के नीचे सब आते हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल हम मान के चलेंगे कि संविधान अपनी शक्ति अधिकृत लोगों से ही करता है, पर इस संविधान के नीचे सब है भैया, इससे ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी ओहदे पे बैठा है। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी इसके नीचे आते हैं, इसके ऊपर कोई नहीं आता। ये सबसे टॉप पे है। ये बात हमने कहां से सीखी, ये बात हमने कहां से ली? ये ली हमने अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब ये है, राष्ट्रपति को जब आप अपने पद से हटाते हैं या कहते हैं कि अब इन्हें पद छोड़ देना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर देते हैं। कैसे कैसे प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, आने वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। पर अभी जान लो कि अगर हमें राष्ट्रपति से इस्तीफा चाहिए तो महाभियोग की प्रक्रिया हम इस्तेमाल में लग जाते हैं। और अनुच्छेद 61 के अंदर इसका दिया हुआ है कि अनुच्छेद 61 के अंदर इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि हाँ भैया, महाभियोग नाम की चीज होती है और ये ऐसे ऐसे लागू की जाएगी, ये भी संविधान में बताया गया। तो ये अनुच्छेद 61 के अंदर जो बात कही गई है, महाभियोग की जो बात कही गई है, ये हमने कहां से लिया? ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यसभा में पदेन सभापति। लोकसभा के अंदर जो स्पीकर होता है वो चुना जाता है, पर जो राज्यसभा के अंदर स्पीकर होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति जी होते हैं। और उपराष्ट्रपति जी को और उनका जो राज्यसभा में पदेन सभापति का पद है वो सुनिश्चित करने की जो हमें बात कही गई है, वो हमने अपने संविधान में कहां से ली है? वो ली है हमने अमेरिका के संविधान से। यानी कि उपराष्ट्रपति नाम का कोई पद होगा, एक व्यक्ति होगा जो उपराष्ट्रपति होगा। जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होंगे तो वो उनका कार्य संभालेगा, वो उनकी जगह पर कार्य करेगा और वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा। ये चीज हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से हमने ये बातें ली है। आगे बढ़ते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। यही तो वो बात है गुरु जो हमने एंड में रखी थी और सिर्फ इसलिए रखी थी कि आपको बता सके। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 हमें बताता है भैया। न्यायिक पुनरावलोकन वही है जो हमने अब आपको इमरजेंसी के अंदर एक्सप्लेन किया कि भैया अगर न्याय पुनरावलोकन नहीं होता ना, अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होता, तो इसका मतलब ये है जो कानून बन गया सो बन गया, जो कर लिया सो कर लिया, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। एक बार अगर कार्यपालिका ने अपना काम पूरा कर दिया
तो फिर न्यायपालिका ना उसे चेक करेगी, ना ये देखा जाएगा कि वो विधि के समक्ष है या नहीं है, कुछ नहीं देखा जाएगा। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की अगर जो हमारे सामने बात आई है ना, वो आई है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। समझ में आ गई बात? इतनी ये सारी की सारी बात थी। हमारा अब एक और रह जाता है जो इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली है, वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने एक चीज छुड़वा दी है, वो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। वो है कि इसके अंदर जो संयुक्त अधिवेशन, जो अनुच्छेद 108 के अंदर दिया हुआ है, 108 के अंदर दिया हुआ है संयुक्त अधिवेशन, इसे आप जरूर नोट कर लेंगे, ये बहुत बार पूछा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन के संविधान की तरफ। तो ब्रिटेन के संविधान के अंदर ये जो चीजें हैं ना गुरु, ये ली है हमने ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटिश जो हमारे ऊपर राज करके गए थे। अब आप कहेंगे भैया वही तो 200 साल तक ऐसी तैसी कर गए और तुम उन्हीं के संविधान से चीज ले रहे हो। हम कहे बिल्कुल भैया। क्यों? क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है। इसीलिए अब हमने क्या किया, इसीलिए अब हमने शुरुआत की, हमने कहा कि चलो भैया ब्रिटिश संविधान से भी कुछ ना कुछ ले लिया जाए। और हम ये मुख्य 5 बिंदु आपके लिए नोट करके लेके आए हैं कि हमने अपने संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया। सबसे वन पे आता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब ये है कि हमारी संसद की प्रणाली व्यवस्था कैसे होगी, क्या इसके अंदर हाउस होगा, किस प्रकार की इसके अंदर बातें होंगी, ये सब कहाँ से लिया हमने? ये ब्रिटिश संविधान से लिया कि संसद जो बैठेगी, जो बनेगी, वो कार्य कैसे करेगी, क्या क्या उसके अंदर होगा, ये लिया हमने ब्रिटिश संविधान से। आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि भैया अगर आप यहाँ से पाकिस्तान गए या यहाँ से किसी और अन्य देश के अंदर गए और वहां से वापस ले आ रहे हैं और आपने वहां की नागरिकता ले ली, तो वहां की नागरिकता लेने से पहले आपको भारत की नागरिकता त्यागनी होगी। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि आप एकल नागरिकता रख सकते हैं। आप भारत की नागरिकता रखिए या किसी और देश की, हम 2 नागरिकता अलाउ आपको नहीं करेंगे। ठीक है, तो संसदीय प्रणाली हो गई, एकल नागरिकता हो गई। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब क्या है कि न्याय का शासन होगा, कानून का शासन होगा। विधि मतलब कानून, कानून का शासन होगा। जैसे जैसे कानून कहता चलेगा वैसे वैसे कार्य होते चलेंगे। कोई एक व्यक्ति के हिसाब से काम नहीं चलेगा। जो कानून बन जाएगा उसके हिसाब से देश के अंदर सारी गतिविधियां होंगी। आगे बढ़ते हैं। चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन आ सकता है और जब एग्जाम के अंदर आएगा बहुत बच्चा क्वेश्चन लगेगा, पर सच में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और 4 ऑप्शन दिए जाए तो आधे बच्चे इसे रॉन्ग करके आ जाएंगे। सब सोचेंगे यार चुनाव के अंदर यही तो होता है, जब 2 आदमी चुनाव के अंदर खड़े हुए हैं तो जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगी वही तो जीता माना जाएगा। पर ये चीज भी हमने ली है गुरु, ऐसा नहीं है। हर देश एक जैसी सोच नहीं रखता, हर व्यक्ति एक जैसी सोच नहीं रखता। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को ज्यादा वोट मिली तो वही जीतेगा। पर हम अपने अंदर ये चीज लागू करना चाहते थे, अपने देश के अंदर ये चीज लागू करना चाहते थे। इसलिए ये हमने कहां से लिया? ये लिया हमने ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से हमने लिया कि भैया चुनाव में जिसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीता हुआ माना जाएगा। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था, यानी 2 सदन होंगे। सीधी सी बात यह है कि पार्लियामेंट बनेगी, इसके 3 अंग हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। राष्ट्रपति हो गया, अपना एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस हो गया। इसके अंदर अपर हाउस लोअर हाउस का मतलब क्या है? यहाँ पे भी भैया 2 सदन है क्या? हाँ जी, यहाँ पे भी 2 सदन है, एक हाउस ऑफ कॉमन पीपल और एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऐसे ही हमारे यहाँ एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। ये जो 2 अलग अलग सभाएं हैं, ये 2 अलग अलग सदन हैं। ये कहाँ से लिया गया? कैसे हमें पता चला कि भैया 2 सदन होंगे, 2 से अधिक नहीं होंगे या 2 से कम नहीं होंगे? ये हमें व्यवस्था रखनी थी, तो ये हमने ली ब्रिटिश संविधान से कि भैया 2 सदन वाली व्यवस्था अच्छी है, इसे हम भी रखेंगे। और अगर इतिहास में आपको जानना हो कि एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश के अंदर, जो ब्रिटिश कंट्री के अंदर इनके सदन तक जा चुका था, इनके पार्लियामेंट तक जा चुका था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भाई साहब बहुत कमाल के आदमी थे, कभी इनकी हिस्ट्री पढ़िएगा।
आगे बढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? हमने कोई भी देश नहीं छोड़ा जिसमें कुछ ना कुछ सेंसिबल बात थी। अब जो देश ऐसे हैं जहां जिन देशों का कोई कानून ही नहीं है, एक पार्टी राज कर रही है, या फिर कोई देश ही ऐसा है कि उसके अंदर तानाशाही चल रही है, वहां से तो हम क्या ही लेंगे। पर जहां जहां से कुछ लपेटा जा सकता था हमने वो बहुत अच्छे तरीके से लपेटा है। यहां हमने क्या लिया है दक्षिण अफ्रीका से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पता नहीं कितनी बार एसएससी के अंदर आ चुका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमें ये दिखाती है कि भले ही कितने भी इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लोग रहे हों संविधान सभा में और संविधान बनाने की प्रक्रिया में, परंतु वो जानते थे कि आज से 10 साल 20 साल 40 साल 100 साल बाद समय बदलेगा, लोगों के विचार बदलेंगे और देश की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा भी जरिया हमें दिया कि अगर हमें लगता है कि कोई लॉ आउटडेटेड हो गया है या किसी चीज के अंदर बदलाव की आवश्यकता है, जैसे आजकल टेक्नोलॉजी नहीं बन रही है, अगर हमारे पास ये प्रक्रिया ना हो तो हम कैसे आईटी लॉ लेके आए, कैसे उसके अंदर नए नए आईटी लॉ लेके तो आ सकते हैं, पर अगर कोई लॉ बना हुआ है तो उसके अंदर कैसे संशोधन किया जाए? क्यों? अगर ये हो ही ना कि आप संशोधन नहीं कर सकते तो भैया वो चीज चाहे आज के समय में रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है, पर हमें तो वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास राइट आया अमेंडमेंट का, वो कहां से आया? वो आया दक्षिण अफ्रीका से। इसका मतलब संविधान के अंदर जो प्रक्रिया लिखी हुई है, अगर उनके अंदर संशोधन की आवश्यकता है तो बिल लाके वो पारित किया जा सकता है और हमारी जो संसद है वो बैठ के उस पर विचार कर सकती है और विधि के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं हैं उन्हें फॉलो करके उसके अंदर संशोधन किया जा सकता है। ये चीज हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। ये हमारा आखिरी पॉइंट था। ऐसे शुरुआत हुई। कल मैंने बताया था कि कहां से हमारे संविधान की शुरुआत होती है, आज मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे संविधान को पूरा किया गया। अब सारी चीज आप जैसे धीरे धीरे वन बाय वन बेबी स्टेप जैसे आप लेते चलेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉलिटी के अंदर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है, और अगर दोनों चीजों को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपके समझ में भी आएगा और आपका इंटरेस्ट भी इसके अंदर डेवलप होगा। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक जो टीचर है ना, वो पता नहीं कहां से कितने सोर्सेस से चीजें इकट्ठी करता है। तो ये जो पीडीएफ इकट्ठे करने वाला काम है ना, सबसे पहले इसको छोड़िए। दूसरी बात, जो पढ़ा है उसके साथ के साथ नोट्स बनाइए। पीडीएफ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है अपने को, साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है। नोट्स बनाने के बाद में उसे बार बार हर तीसरे दिन जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसे रिवाइज करना है। जो आज का टॉपिक पढ़ा है क्लास लेने के बाद एक बार किताब से पढ़ लेना है, और इसके एमसीक्यूज जो पिछले साल आ चुके हैं, जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उन्हें एक बार टिक कर लेना है, उन्हें एक बार करके देख लेना है। और मॉक लगाने से पहले टॉपिक आपके सारे क्लियर होने चाहिए, नहीं तो मॉक में नंबर हमेशा कम ही आएंगे। ये कुछ टिप्स थी जो मैंने दी हैं। आगे भी वीडियो आती रहेंगी, पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊंगा। लेखपाल के अंदर एक लेखपाल जो पोस्ट है उसकी वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में डिटेल में अपनी अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है और कैसे इसके अंदर सिलेक्शन लिया जा सकता है। वो वीडियो आने वाली है। और अगर आपके पास ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक नहीं है, तो आप मुझे बताएंगे, मैं टेलीग्राम पे आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिटी और बाकी सब्जेक्ट्स के आपको अवेलेबल कराऊंगा। आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा। और आज की वीडियो और पुरानी वीडियो आपको कैसी लगी, क्या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, क्या मुझे कोई चीज़ में बदलाव की ज़रूरत है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपकी कमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि मेरी अभी स्टार्टिंग है और मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि जो जो मेरे से गलती हो मैं उसके अंदर सुधार करूं। तो जो भी आपको लगता है कि मुझे सुधार की आवश्यकता है, वो चीज़ें मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। तो प्लीज़ कमेंट में उसे लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, द एस्पिरेंट आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।